शुक्रिया आप सभी का और आपको बधाई कि आपने इतने सालों तक इस पत्रिका को चला कर रखा है। ये आसान काम नहीं रहा होगा। जितने साल इस पत्रिका की जिंदगी है उतने ही साल हमारी समझ है पर्यावरण के बारे में, और इसी के साथ बनती है, चाहे जैसे भी बनी। हम जिन इलाकों से आए थे वहाँ पर्यावरण का कोई संकट नहीं था। एक नदी थी जो बहुत पड़ोस में बहती थी, काफ़ी जवान और खूब भरी पूरी नदी। बहुत सारे बाग देखे थे हमने, तो ये बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब पहली बार सीएनजी का हंगामा खड़ा हुआ, विवाद खड़ा हुआ, तो उससे हम डाउन टू अर्थ और वगैरह वगैरह पढ़ना शुरू की कि क्या चीज़ है पर्यावरण का। तो हम इन चीज़ों से भी परिचित होते गए कि हाँ, जो पर्यावरण की बात कहता है उसे एक तरह से विकास के विरोधी के रूप में भी देखा जाता है, और उसे लगता है कि ये शायद डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी का विरोधी है। लेकिन वो सारी चीजें जो हम पढ़ते आए, अपनी जिंदगी में होते हुए भी देखा। जिस नदी को हमने पूरा भरी पूरी अवस्था में देखा था, वो नदी अब सूख गई है, नाली की तरह है, अपने ही आंखों से देख रहे हैं। और इस साक्षरता तो बढ़ी है पर्यावरण के मुद्दे को लेकर। अब आप देखिए कि चेन्नई में बाढ़ आई पिछले साल, तो वो मैं जब दृश्य देख रहा था तो लगा कि सारे पढ़े लिखों ने मिलकर नदी की जमीन पर घर बनाए। सारे पढ़े लिखे लोग, सारे पढ़े लिखे के जो बनाए हुए घर थे बाढ़ में डूब गए। मरने वाले सारे पढ़े लिखे थे। चुनाव हुआ, सारे पढ़े लिखे लोग भूल गए, और अब सारे पढ़े लिखे लोग फिर से यहाँ आए कि हम जो भूल गए हैं, क्या सुनीता अग्रवाल में याद दिला सकती है, सुनीता नारायण में याद दिला सकती है। तो हम ये कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं, क्योंकि हमने पर्यावरण को देखने का एक पैमाना बनाया है, और जिस दादा की तरफ देखकर हम पैमाना बनाते हैं, यही हम फेल हो जाते हैं, जिसको हम पर कैपिटा कहते हैं। मतलब हम ये कह रहे थे कि वो जितना नष्ट हुआ है उतना हम अभी नष्ट नहीं हुए हैं, तो और हम 10-20 साल और नष्ट हो सकते हैं। लेकिन अपने आसपास देखिए कि हम कितना नष्ट हो चुके हैं। अपने ही हमारे आसपास की चीजें कितनी, हम सब ट्रैप में फंस गए। ना आपका कसूर है, ना हमारा कसूर है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया रब्बा रुब्बा, गाना था ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर। तो वो एक ऐसी स्थिति में हम आकर फंस गए हैं इस पर्यावरण के पूरे विमर्श को लेकर भी। और जब भी आप कीजिए तो लोग, दर्शक भी कहते हैं, जब हम टेलीविजन पे करते हैं कि फिर नौकरियां कहाँ से आएंगी, ये कहाँ से आएंगी, तो इसका मतलब ये है कि विवेक जी तो संस्कृत के विद्वान है, आप देख सकते हैं कि हमारी परंपराओं में जब इस तरह की नहीं थी तब क्या वो बेरोजगारी का वही स्थिति था। पर एक संतुलन की एक जरूरत तो है ही, कि वो एक चुनौती होती है सरकार की कि वो कैसे लोगों को रोजगार के मामले में संतुष्ट करे। क्योंकि हम पर्यावरण का मुद्दा जब छोड़ते हैं तो हम ही वो होते हैं जो पलट के पूछते हैं, बताओ नौकरी का डेटा कहाँ है तुम्हारा, जीडीपी का आ गया, नौकरी वाला क्यों नहीं आया। तो सरकार को हर तरह की चीजें देखनी होती है। पर आपकी ही हम सब ने देखा है कि किस तरह से सारा हमारे आसपास की आबो हवा नष्ट हो गई। और पता नहीं ये कौन है टर्मिनल डिजाइन करने वाला। आपकी किताब को पढ़ रहा था मैं, और बिल्डिंग और ग्रीन बिल्डिंग के बारे में कुछ दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे कह रहा था कि लगता है कि कोई एक आदमी जो है इस तरह का डिजाइन करके कहीं भाग गया है, और सारे लोग डर के मारे कि वो लौट के ना जाए, वैसा ही एयरपोर्ट बना रहे हैं चारों तरफ। चाहे आप लंदन उतर जाए, चाहे आप दिल्ली उतर जाए, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतर जाए, सब कोई वही शीशे की इमारत वहां पर खड़ी है और एयर कंडीशन चल रहा है। कहने को ग्रीन बिल्डिंग है और अंदर खूब सारी ट्यूबलाइट चल रही है, जम के ट्यूबलाइट चल रही है। अब आजकल एलईडी आ गया है। तो खैर हम वो सब देख रहे हैं कि कितना अंतर्विरोध हम पर्यावरण को लेके जी रहे हैं। 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। अभी जवाहर बाग में घटना हुई, तो उसमें फुटेज आया, कोई बहुत सारा सोलर पैनल लगा रखा है। मुझे पहली बार पता चला कि स्टेट को अगर आपको चैलेंज करना तो ये सोलर पैनल काम आ सकता है, कि अगर आपके पूरे सिस्टम को, अभी तक तो मैं सरकार के विमर्श से ये सोच रहा था कि सरकार अच्छा कर रही है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो एक तरह से उसकी सब्सिडी का जो बोझ है वो कम हो रहा होगा, या हम एक विकल्प ऐसा बना रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल है। लेकिन सोलर पैनल सरकार को चैलेंज करने के लिए जो बाबा था, जो फ्रॉड बाबा था, नेताजी के नाम पे कुछ सनकी हो जाते हैं कुछ लोग, तो वो बना लिया था, पूरी आर्मी बना ली थी वहां पे। तो उन्होंने पूरा एक सोलर पैनल बना रखा था कि इससे हम बिजली, सरकार अगर बिजली नहीं देगी तो इस इलाके में हम वो काम करेंगे, अपने बिजली का सप्लाई करेंगे, हॉट वाटर का इंतजाम करेंगे, वो सारा करेंगे। तो हमने तो सोचा नहीं, प्रधानमंत्री इतना जोर देता, हमने ये सोचा नहीं कि ये भी आइडिया आ सकता है कि जो जिसकी बात कर रहे हैं
तो पता नहीं कहाँ क्या जाता है और हो क्या जाता है इस देश में बड़ा मुश्किल है। आपकी किताब में एक जिक्र है स्मार्ट सिटी का, और सचमुच हमारी नजर से भी चला गया होगा कि जब स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई तो इसी दिल्ली में अगर किसी को स्मार्ट करनी तो भाई उसे करावल नगर को बना लेते, जरा सा, मैं जहां गाजियाबाद में रहता हूं उसे बना लेते। लेकिन नई दिल्ली का उसमें नाम है। अब नई दिल्ली को तो हमेशा मैंने आदिकाल से सुंदर ही देखा है। नई दिल्ली का इलाका जब संस्कृत में वेदों की रचना नहीं हुई थी तब से मुझे लगता है कि वो वैसा ही सुंदर है। वहां क्या कमी है? कई बार तो लगता है कि उतर के माली को इनाम दे दूं कि भाई तुम कौन माली हो, इसी देश के सिस्टम में तुम काम कर रहे हो और तुम इतना बढ़िया इसको खूबसूरत तरीके से हर सरकार में मेंटेन रखते हो। इसका मतलब तुम किसी सरकार से असंतुष्ट नहीं हो, चाहे वो सैलरी बढ़ाए या ना बढ़ाए। तो आप उन बागों को इतना हरा रखते हो तो हमारे देश की कम से कम इज्जत की जगह है। लोग बाहर से आते हैं तो वो बना के रखते हैं। लेकिन हम क्यों भूलते जाते हैं कि इन्हीं सब नीतियों का एक असर हो रहा है कि हमारा किसान परेशान हो रहा है। और जो आत्महत्याओं की जो संख्या है वो क्या कहती है? क्या वो पर कैपिटा में उसका कॉस्ट नहीं जोड़ा जा सकता था कि इतनी जिंदगी का नुकसान हुआ है, तो क्या वो हमारी अर्थव्यवस्था का अकाउंट कम नहीं करके गया है? वो भी जोड़ना चाहिए कि इतने सारे किसान मरे। इतना हम विजय माल्या को देखते हैं तो 9,000 करोड़ लेके भाग गया, लेकिन बहुत सारे किसान मर गए जो इस जो पर्यावरण की जो हालत की है जिसमें नहीं चुका सके। तो खैर मैं ये आखिरी बात कहूंगा कि स्मार्ट सिटी नई दिल्ली में ही सरकारी इलाका है। भोपाल में भी स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई और वहां भी अन्य शहरों की तरह काफी हलचल था। लोग एक पब्लिक मूवमेंट बना के हमारा शहर स्मार्ट सिटी होना चाहिए, जो मीडिया ने देखा नहीं, कई तरीके से लोग उसमें शिरकत कर रहे थे। मेरठ में एक व्यापारी ने सफल बंद कराया तो उसे रूलिंग पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। हालांकि मेरठ शायद हुआ नहीं स्मार्ट सिटी में। वो बोला मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मुझे लगा कि स्मार्ट सिटी हो जाएगा तो कुछ यहाँ बदलाव आएगा। भोपाल में लोगों ने दूसरे तरीके से देखा। शिवाजी नगर और तुलसी नगर है, वो भी सरकारी इलाका है, ठीक ही ठाक इलाका है, अच्छा है, पेड़ वगैरह है, सरकारी घर बने हुए हैं, सड़कें अच्छी हैं, सारे कर्मचारी वहां रहते हैं। वो लोग सब हिस्सेदार थे कि भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाना है। लेकिन जब पता चला कि उनके घरों को, ये 2-3 हजार जो घर हैं, उजाड़ कर वहां कोई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनेगा, उन लोगों ने प्रदर्शन किया कि हमारा तो सब ठीक ठाक है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या स्मार्ट सिटी बनाना है, आपको बनाना है तो कहीं और बनाइए। तो लोगों ने वहां पे, ये बात आई नहीं, पेड़ से चिपक के तस्वीरें खिंचाई। वहां पे प्रधानमंत्री दफ्तर तक को चिट्ठी लिखा, फिर मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि यहाँ हम नहीं करेंगे, तो अंतिम नहीं मालूम है। लेकिन वहां पता चला कि म्यूनिसिपैलिटी के लोग थे, एक ही आदमी के ईमेल से बहुत सारे ईमेल भेजे गए थे ताकि लगे कि एक आंदोलन है, जनता इसमें शिरकत कर रही है तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। लेकिन जब लोगों ने अपने आसपास देखा कि हमारा घर उजड़ सकता है, तो मैं यही सोच रहा था कि दिल्ली जहां पर्यावरण को लेकर इतने आंदोलन हुए और हमेशा कुछ ना कुछ सक्रियता बनी रहती है, मतलब हवा तो पटना की भी खराब है, लेकिन पटना में कोई है नहीं कि सरकार को बताए कि आप क्या कर सकते हैं, आपको भी और इवन अगर कामयाब है या नहीं है तो कुछ और भी आप कर सकते हैं। लेकिन वहां इन राज्यों के स्तर पे या शहरों के स्तर पे, छोटे शहरों के स्तर पे मुझे लगता है कि इतनी सक्रियता नहीं है जितनी दिल्ली में है। तो दिल्ली ठीक है, इसका एक लाभ मिला, सीएससी के होने का भी लाभ मिला, लेकिन यहाँ के सारे सरकारी कर्मचारी में इतने बड़े बड़े टैग लगा के लाल बत्ती वाले इधर भी आके बैठे होंगे, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया कि हमें क्या जरूरत है स्मार्ट सिटी बनाने का, हमारा जो फंड है। तो ठीक है कि एक नया नजरिया तो सुनीता देती ही है हम सबको कि हम उस नई दिल्ली को कैसे देख सकते हैं कि हमारी दिल्ली जो 150 लीटर हमें प्रति आदमी एक दिन में इस्तेमाल करना चाहिए, नई दिल्ली के लोग कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब लगता है बाथरूम में ही स्विमिंग पूल खोल रखा है लोगों ने कि वहां से करो जितना करना है। मतलब तो देखना चाहिए कि ये जो नीतियां हैं वो कितने लोगों को अमीर बना रही हैं। देखना चाहिए, आप अर्थशास्त्री लोग हैं, आप लोग, हम लोग पत्रकार हैं, कभी आज इस विषय को देखा, कभी उस विषय को देखा, ज्यादातर जानकारी का आधार आप ही लोगों के लिखे हुए लेख का होता है उसके। तो कितने लोग अमीर हुए और कितने लोग गरीब हुए, तो इसका भी एक हिसाब हो जाना चाहिए। अब आप ही लोगों की दुनिया में एक बात कही जा रही है, वर्ल्ड बैंक जो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट का प्रोफेसर बना करता था, वो कहता था, अब कह रहा है कि डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपिंग नहीं होगा, लोअर इनकम मिडिल इनकम ग्रुप होगा, अपर इनकम और अपर इनकम, मिडिल इनकम अपर इनकम ग्रुप होगा। तो इस तरह का वो ग्रुपिंग कर रहा है बैठ के। इसका मतलब आपके अपने ही पैमाने बदल रहे हैं। तो ठीक है, अगर सस्टेनेबल होने से दिक्कत है तो क्या हम नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा किसान इस तरह से उजड़ रहा है, हम सब उजड़ रहे हैं। इस नोएडा के इलाके में आप जाकर देखिए कि जितनी हरियाली नहीं बसाई गई उससे कहीं ज्यादा हरियाली को बर्बाद कर दी गई।
और वहां पे खुशहाल लोगों की तुलना में हैं वो लोग, सबको को लगता है कि हमारा सपना पूरा हो गया, पर उतने ही लोग हैं जो हमें ईमेल लिखते हैं कि आप हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, जैसे कि उन्हें किसी ने बोलना ही नहीं सिखाया। थैंक यू।